Assalamu alaikum, dear students. This is Zuhaib sir coming up with the lecture number 4 on classical genetics. My dear students, it is a very important lecture as far as this classical or Mendelian genetics is concerned. बेटा आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले लेक्चर के बारे में थोड़ा बताऊं कि लास्ट वाले लेक्चर में मैंने टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया और उसके बाद हमने 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो मेंडल ने सिलेक्ट किए थे तो उनको भी डिस्कस किया। उसके बाद रीज़न फॉर मेंडल सक्सेस, व्हाई मेंडल्स वर्क रिमेन अननोटिस्ड, वो सब बातें आ गई। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे मेरे बच्चों एक क्रॉस से जिसका नाम है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को ओब्लिक में मैंने लिखा है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। दैट मींस in this cross we are discussing, we are explaining the inheritance क्या होता है, ट्रांसमिशन। we are explaining the transmission of one gene from parent to offspring। ठीक है बेटा, लेकिन ये क्रॉस स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें। एक बात अगर आपको याद होगी बेटा, जो क्लास में मैंने आपको समझाया था कि एक वन ऑफ द रीजन फॉर मेंडल सक्सेस, मेंडल ने क्या किया, he studied only one or two characters at a time। आपको याद होगा बेटा मेंडल ने क्या किया, he studied one or two characters at a time। इसने एक या दो कैरेक्टर्स को एट अ टाइम स्टडी किया। लाइक द प्रीवियस प्लांट ब्रीडर्स और प्रीवियस प्लांट हाइब्रिडाइजर्स जो मेंडल से पहले आए थे वो क्या करते थे, वो एक से ज्यादा कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस एक साथ स्टडी करते थे। लेकिन मेंडल को लगा कि शायद उनकी वो गलती थी एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को स्टडी करना एक साथ। सो ही वर्कड विद वन और टू कैरेक्टर्स एट अ टाइम, एक या दो कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस इसने स्टडी किया। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? You already know that how many characters Mendel selected. Mendel selected 7 pairs of contrasting characters। और कंट्रास्टिंग मैंने आपको समझाया कि जो टोटली डिफर करते हैं। फॉर एग्जांपल राउंड सीड शेप, दूसरा रिंग कलर, इन्फ्लेटेड पॉड शेप, दूसरा कॉन्स्ट्रिक्टेड। ठीक है, वो सब बातें वो तो हो गया बेटा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है या इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का क्या मतलब है? बाय मोनोहाइब्रिड क्रॉस वी मीन वी आर क्रॉसिंग टू डिफरेंट प्लांट्स। फॉर एग्जांपल दिस इज प्लांट 1, इसको क्रॉस कर रहे हैं प्लांट 2 के साथ। ये भी एक पी प्लांट है, ये भी एक पी प्लांट है। मुझे वो आसान है टॉल और डिवार्फ को क्रॉस करना, वो मसला नहीं है। मगर मसला आप समझो बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। यहां से एक पी प्लांट है, इसको दूसरे पी प्लांट से क्रॉस कराना है। क्रॉस कराना मतलब पोलन ग्रेन को ट्रांसफर कराना, उसके बाद फर्टिलाइजेशन कराना, जो भी है वो मैं आपको दिखाऊंगा। एक पी प्लांट को दूसरे पी प्लांट के साथ क्रॉस कराना, ठीक है। मगर जो 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मेंडल ने सिलेक्टेड किए थे वो इस प्लांट में भी 7 के 7 कैरेक्टर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल फ्लावर इस पे भी होगा, फ्लावर कलर इसमें भी होगा, सीड इसमें होगा, सीड शेप इसमें भी होगा, पॉड शेप इसमें भी होगा, और वो 7 कैरेक्टर्स इस पी प्लांट में भी प्रेजेंट होंगे। दैट मींस मेंडल ने जो 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स स्टडी किए थे, कोई भी क्रॉस मेंडल ने किया इस प्लांट पे वो 7 कैरेक्टर्स है, इस प्लांट पे भी वो 7 कैरेक्टर्स है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? ये एक ऐसा क्रॉस है जो मेंडल ने किया। आई रिपीट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक ऐसा क्रॉस है जिसमें आप दो पेरेंट्स को क्रॉस कराते हो, दो प्लांट्स को क्रॉस करा रहे हो, मगर आपके जहन में यू आर स्टडीइंग द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन ओनली। दैट मींस आपके कंसिडरेशन में एक कैरेक्टर होता है, आउट ऑफ सेवन only one character is under consideration, that is called a monohybrid cross। let it be for example इस प्लांट का हमें कैरेक्टर जो हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज हाइट का कैरेक्टर। और हाइट पे आपको पता है एक टॉल होता है, दूसरा डिवार्फ, ठीक है। और टॉल वाला जो है वो डोमिनेंट है ओवर डिवार्फ, ठीक है। दैट मींस जब एक प्लांट को आप क्रॉस कराते हो, एक प्लांट बेटा टॉल है, दूसरा प्लांट डिवार्फ है, इसका मतलब ये नहीं कि इस प्लांट पे बाकी कैरेक्टर्स नहीं है, इस प्लांट पे बाकी कैरेक्टर्स तो है, मगर मेरे बच्चे हम इन बाकी कैरेक्टर्स को नजरअंदाज कर रहे हैं, हम इन कैरेक्टर्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। हमारी जहन में होता है वी आर गोइंग टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ दिस कैरेक्टर हाइट। अब जरूरी नहीं है कि हाइट ही आप स्टडी करो, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनको हम स्टडी कर सकते हैं। सो यही होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस।
अगर हम दो कैरेक्टर्स को अंडर कंसिडरेशन रखेंगे तो वी कॉल इट डाइहाइब्रिड क्रॉस। अगर तीन कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस देखेंगे सो वी कॉल इट एज ट्राइहाइब्रिड क्रॉस। तो मेरे बच्चे मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझाना कोई बड़ी बात करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहले मेरा काम था ये समझाना कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। एक ऐसा क्रॉस जिसमें दो प्लांट्स को क्रॉस कराते हैं, लेकिन आपके जहन में इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर होता है और वन जीन, ट्रांसमिशन ऑफ एक कैरेक्टर या एक फैक्टर या एक जीन का हम स्टडी करते हैं। चलो देखते हैं बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। नाउ इन दिस मोनोहाइब्रिड क्रॉस फॉर एग्जांपल एक पी प्लांट है जो टॉल है, इसको क्रॉस किया एक पी प्लांट के साथ जो डिवार्फ है। दैट मींस हम एक ऐसा मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं जिसमें हम हाइट को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है बेटा। नाउ एक पी प्लांट है जो टॉल है, दूसरा पी प्लांट क्या है बेटा, डिवार्फ। लेकिन ये वाला पी प्लांट क्या है बेटा, ये पी प्लांट का जीनोटाइप दो तरीके का हो सकता है, या तो इसका हो सकता है कैपिटल टी, या तो इसका हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी। डिवार्फ वाला जो है इसका सिर्फ हो सकता है स्मॉल टी, ठीक है। एक और रीजन फॉर द मेंडल सक्सेस, मेंडल का एक और रीजन जो था, ही वर्कड विद द प्योर लाइन। डिवार्फ तो पता है ये हमेशा प्योर लाइन होगा, क्योंकि हमेशा डिवार्फ प्लांट का होगा जीनोटाइप स्मॉल टी। लेकिन कैपिटल टी में टॉल प्लांट में प्रॉब्लम है। एक प्लांट फिनोटिपिकली टॉल है, लेकिन आपको इसका जीनोटाइप नहीं पता, मेंडल को नहीं पता वेदर इट इज कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। सो दोनों में से पहले किसको सिलेक्ट करना है मेरे बच्चों, दोनों में से इसको सिलेक्ट करना है, और इस प्लांट की सिलेक्शन को कहा जाता है बेटा प्योर लाइन, क्योंकि मेंडल वर्कड विद द प्योर लाइन। तभी तो आप देखते हो बेटा बुक्स पे देखोगे मेंडल के पास यहां से टॉल प्लांट है, आप इसका जीनोटाइप लिखते हो कैपिटल टी। ये तो आसान है लिखना, लेकिन पहले एक प्योर लाइन टॉल प्लांट को सिलेक्ट करना वो बड़ी बात है। और वो प्योर लाइन सिलेक्शन कैसे किया मेंडल ने बेटा, मेंडल ने प्योर लाइन कैसे सिलेक्ट किया, हाउ मेंडल सिलेक्टेड प्योर लाइन, बाय ए टेक्निक, जिस टेक्निक का नाम है बेटा सेल्फिंग। जिस टेक्निक का क्या नाम है मेरे बच्चों, सेल्फिंग। अब मसला है सेल्फिंग होता क्या है। एक प्लांट है फॉर एग्जांपल टॉल प्लांट है बेटा, ये पेन जो है मेरे पास, लेट इट बी दिस, ये आप समझो मेरे जिगर, ये टॉल प्लांट है। इस प्लांट को सेल्फ पॉलिनेशन कराया, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली जो जनरेशन आ गई, अगर 100% टॉल प्लांट्स आ गए, इसके बाद फिर से इनको सेल्फिंग कराया, अगर फिर से टॉल प्लांट्स आ गए 100%, मेंडल को एंश्योर हो गया कि ये वाला जो प्लांट है इट इज द होमोजाइगस डोमिनेंट, या जिसको हम कहते हैं बेटा प्योर लाइन। आई रिपीट, कैसे किया मेंडल ने, मेंडल के पास जो पी प्लांट है, इस पी प्लांट में सेल्फिंग की हर किसी फ्लावर में। जो नेक्स्ट वाली जनरेशन आ गई, अगर नेक्स्ट जनरेशन में कोई भी टॉल प्लांट नहीं आया, या नेक्स्ट फिर उसके बाद दूसरी जनरेशन की, उसके बाद फिर से कोई टॉल प्लांट डिवार्फ प्लांट नहीं आया, अगर एक दो जनरेशन में डिवार्फ प्लांट नहीं आता है, मेंडल को एंश्योर हो गया कि ये वाला प्लांट होमोजाइगस डोमिनेंट है, या जिसको कहा जाता है मेरे बच्चों प्योर लाइन, ठीक है। सो मेंडल सिलेक्टेड विद द प्योर लाइन। तो स्टार्ट करते हैं बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या करते हैं, एक टॉल प्लांट जिसका जीनोटाइप आपको पता है, आप एक डिवार्फ प्लांट जिसका जीनोटाइप तो ऑलरेडी पता है, टॉल प्लांट का जीनोटाइप कैपिटल टी, डिवार्फ प्लांट का स्मॉल टी। ये भी एक रीजन था व्हाई मेंडल सिलेक्टेड, ये ना मेंडल ने एक रीजन फॉर मेंडल सक्सेस, ही वर्कड विद द प्योर लाइंस। लेकिन जब भी आप बेटा क्रॉस करोगे, एक क्रॉस में हमेशा रूल होता है लेफ्ट साइड से रखना होता है फीमेल, और राइट साइड से रखना होता है मेल। आई रिपीट, हमेशा क्रॉस में याद रखो बेटा, लेफ्ट साइड में रखना होता है फीमेल, राइट साइड में मेल, ठीक है। अब क्रॉस में क्या होता है, एक टॉल पी प्लांट है, इसको क्रॉस करना है डिवार्फ पी प्लांट के साथ, ठीक है। अब ये टॉल प्लांट क्या करेगा, फर्स्ट इट विल फॉर्म गमीट्स। व्हाई देयर आर टू एलील्स, आई हैव डिस्कस्ड इट इन द प्रीवियस लेक्चर, बिकॉज ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैज टू एलील्स फॉर ईच जीन, ठीक है। अब टॉल पी प्लांट में क्या हो जाएगा, एट द टाइम ऑफ गमीट फॉर्मेशन द टू एलील्स ऑफ ए जीन सेपरेट।
एक कैपिटल टी दूसरे कैपिटल टी के साथ अलग हो जाएगा। दैट मीन्स ये वाला जो एरो हम दिखाते हैं, इट इज एक्चुअली द गमीट फॉर्मेशन। हाँ, इट इज एक्चुअली द गमीट फॉर्मेशन। गमीट फॉर्मेशन में क्या होता है? इन गमीट फॉर्मेशन the two alleles of a gene separate from each other, वो separate होते हैं so that each gamete receives only one allele of a gene और one copy of a gene। हर एक गमीट में एक जीन की एक ही कॉपी होती है, क्योंकि गमीट्स क्या होते हैं बेटा? हैप्लॉइड। इन द सेम वे यहां से बेटा क्या होगा? द टू एलील्स ऑफ ए जीन स्टार्ट सेपरेटिंग। जब दो एलील्स सेपरेट हो जाएंगे, उसके बाद देयर विल बी द रैंडम फ्यूजन ऑफ गमीट्स। गमीट्स फ्यूज हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अगर इस गमीट को फ्यूज करोगे इसके साथ तो बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर इस गमीट को फ्यूज करोगे इसके साथ तो बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। आई रिपीट, अगर इस गमीट को फ्यूज करोगे इसके साथ तो बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर इस गमीट को फ्यूज करोगे इसके साथ तो बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। दैट मींस चाहे ये लिखो या ये, इट इज वन एट द सेम थिंग। ये वाली जो जनरेशन है फिर से डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बना, दिस जनरेशन इट इज कॉल्ड एज F1 जनरेशन। अब ये वाली जो जनरेशन आ गई, जब इस प्लांट का गमीट इसके साथ फ्यूज हो गया तो बन गई बेटा एक जनरेशन, जिस जनरेशन का नाम है F1 जनरेशन। F1 जनरेशन जिसको हाइब्रिड आप बोलते हो, फिनोटिपिकली ऑल द प्लांट्स आर टॉल। फिनोटिपिकली क्या है? जितने भी प्लांट्स ये आगे वो सारे के सारे प्लांट्स आए टॉल। लेकिन मसला ये है कि इस प्लांट का जीनोटाइप डिफरेंट है। क्यों? इस प्लांट का जीनोटाइप जो है इट इज एक्चुअली हेटेरोजाइगस। अब ये होमोजाइगस नहीं है, अब ये क्या है बेटा? हेटेरोजाइगस। ये गमीट इस गमीट के सिमिलर है, ये गमीट इस गमीट के सिमिलर है। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको अलग अलग करके दिया, सो हम एक ही लिख सकते हैं, एक ही लिखेंगे उससे आसान हो जाएगा। ठीक है, गमीट फॉर्मेशन के लिए मैं फॉर्मूला भी बता दूंगा। ठीक है, अब ये कैपिटल टी एक ही टाइप ऑफ गमीट बनाएगा, इट इज कैपिटल टी। इट विल फॉर्म ओनली वन टाइप ऑफ द गमीट, दिस विल फॉर्म ओनली वन टाइप ऑफ द गमीट। सो जो नया प्लांट बनेगा रैंडम फ्यूजन ऑफ गमीट से, उस प्लांट का जीनोटाइप होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट जो होगा फिनोटिपिकली इट विल बी टॉल। दैट मींस जब एक टॉल प्लांट को क्रॉस किया डिवार्फ प्लांट के साथ, एक प्योर लाइन टॉल प्लांट को क्रॉस किया एक प्योर लाइन डिवार्फ प्लांट के साथ, तो एक जनरेशन जो आ गई, जिस जनरेशन का नाम है F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के सारे प्लांट्स, आई रिपीट 100% प्लांट्स क्या निकले बेटा? टॉल। मगर ये वाला जो टॉल है, इस टॉल प्लांट में डिवार्फ प्लांट का भी एलील है, लेकिन टॉल प्लांट का भी एलील है। मगर डिवार्फ इस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं होता है कि सारे के सारे प्लांट्स क्या आ गए बेटा? टॉल। ठीक है, ये तो आ गई F1 जनरेशन। अब यहां मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दिखाऊंगा गमीट फॉर्मेशन के लिए फॉर्मूला। अगर आपको देखना होगा एक ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स ऑफ गमीट बनाएगा, ठीक है, तो गमीट फॉर्मेशन के लिए फॉर्मूला है 2⁻n। ठीक है, तो n क्या है? n इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन। n का मतलब है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन। n का मतलब है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन। अब देखो बेटा, इसमें ये फॉर्मूला लगाओ। एक प्लांट है कैपिटल टी, कितने गमीट्स बनाएगा? 2⁻n। n नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन, यहां तो कोई हेटेरोजाइगस कंडीशन नहीं है, so 2⁻0, anything raised power 0 is equal to 1, so it will give only one type of gamete, capital T। इसमें ये फॉर्मूला लगाओ बेटा, स्मॉल टी, कोई हेटेरोजाइगस कंडीशन नहीं है, अगेन एनीथिंग रेज्ड पावर 0 is equal to 1, it will form only one type of the gamete। ठीक है बेटा, so एक और एक डिप्लॉयड प्लांट कितने टाइप्स ऑफ गमीट बनाएगा, वो डिपेंड करेगा उसमें हेटेरोजाइगस कंडीशन कितनी है। सो सिंपल सी बात है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक टॉल प्लांट को क्रॉस किया डिवार्फ प्लांट के साथ, F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स क्या आ गए? टॉल। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्या हो गया। अब इस F1 प्लांट में सेल्फिंग की गई। ठीक है, जब ये F1 प्लांट निकला जिसका जीनोटाइप आ गया कैपिटल टी, इसको इसी के साथ क्रॉस किया कैपिटल टी के साथ। आई रिपीट, this phenomenon is called as selfing। This phenomenon is called as selfing।
ठीक है बेटा, जो हेटेरोजाइगस या हाइब्रिड या F1 जनरेशन वाला प्लांट आया, F1 जनरेशन को सेल्फिंग की, इसको इसी प्लांट के साथ क्रॉस किया गया, ठीक है। जब इसको इसी प्लांट के साथ क्रॉस किया तो क्या हो गया बेटा, आप देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी, फॉर्मूला लगाओ बेटा, 2 रेस पावर n, हेटेरोजाइगस कंडीशन कितनी है, 1 हेटेरोजाइगस कंडीशन, 2 रेस पावर 1 is equal to 2, so it will give two types of the gamete, capital T small t. Again this plant will again give rise to two types of the gamete, capital T small t. उसके बाद gametes fuse हो जाएंगे जैसे पिछले केस में किया, कैपिटल टी के साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ, स्मॉल टी के साथ, ठीक है। अब ये जब इसके साथ फ्यूज करेगा तो आया कैपिटल टी, ये जब इसके साथ फ्यूज करेगा तो आया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जब इसके साथ फ्यूज करेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जब इसके साथ फ्यूज करेगा स्मॉल टी। अब मुझे बताओ मेरे बच्चों, ये वाला प्लांट क्या आएगा बेटा, टॉल, ये वाला प्लांट फिनोटिपिकली क्या होगा, टॉल, ये वाला प्लांट फिनोटिपिकली क्या होगा, टॉल, लेकिन ये वाला प्लांट फिनोटिपिकली क्या होगा बेटा, डिवार। अब ये जो जनरेशन निकली, ये नई जनरेशन, दिस जनरेशन is called as F2 generation, ये जो नई जनरेशन बनी, this generation is called as F2 generation, ठीक है। अब F2 जनरेशन में क्या निकला, F2 जनरेशन में आपको टॉल प्लांट्स भी निकले और F2 जनरेशन में आपको डिवार प्लांट वापस आ गया, ठीक है। F2 जनरेशन में टॉल प्लांट्स भी निकले, F2 जनरेशन में डिवार प्लांट भी वापस आ गया, ये तो एक मेथड है, ठीक है। अब मसला क्या था, ये टोटल सिनेरियो में आपको बेटा फिर से लेमैन्स लैंग्वेज में मैं समझाऊंगा एक्चुअल में होता क्या है ये। पहले इनको आप क्रॉसेस को आप देखो, ये क्रॉस हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं जिसका नाम है बेटा पुनेट स्क्वायर, ठीक है। एक साइंटिस्ट था आर्ची पुनेट उसका नाम था, तो इसने एक प्रोबेबिलिटी दिखाई, एक मेथड हमसे मेथड इसने दिखाया कि कैसे हम गमीट फॉर्मेशन दिखाएंगे बेटा। And in this checkerboard method, always remember left side से female, right side से male, एक प्लांट यहां से कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको क्रॉस करना है इसी के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ। अब रैंडम फ्यूजन हो जाएगा, ये इसके साथ कैपिटल टी, ये इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ स्मॉल टी, ठीक है बेटा, ये तो फ्यूजन हो गया। अब देखते हैं फिनोटिपिकली, ये वाला जो प्लांट होगा, इट विल बी टॉल, दिस प्लांट विल बी टॉल, दिस प्लांट विल बी टॉल एंड दिस प्लांट विल बी डिवार, ठीक है। अक्सर आपने बुक्स पे देखा हम रेशियो लिखते हैं बेटा, रेशियो। लेट्स फर्स्ट डिस्कस द फिनोटिपिक रेशियो। हम बोलते हैं फिनोटिपिक रेशियो के हिसाब से क्या है, जब फिनोटिपिक रेशियो लिखते हैं हम बोलते हैं फिनोटिपिक रेशियो इज 3:1, 1 2 3 4, मतलब ये 3:1, 3 टॉल और एक डिवार्फ। इट इज नॉट लाइक दैट बेटा, जैसा आप समझते हो कि 3 प्लांट टॉल आए और एक डिवार्फ आ गया, इट इज एक्चुअली ए रेशियो। जैसे मैं आपको बताऊंगा 75 डिवाइडेड बाय 25, आप लिख सकते हो 3:1, ऐसा नहीं था, मैं बताऊंगा आपको बेटा कैसे था ये। F2 जनरेशन में कितने थे, एक्चुअली द नंबर ऑफ प्लांट्स वेयर 929 total. The total number of plants were 929, out of which 705 were tall, and 224 were dwarf, ठीक है। I repeat, जब F2 जनरेशन में कितने प्लांट्स निकले, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स वेयर 929, उसमें 705 वाले जो थे टॉल थे, 224 वाले क्या थे, डिवार। जब इसका रेशियो आप निकालोगे, इट इज अप्रोक्सीमेटली 2.96:1, तो इसी को लिखा जाता है 3:1। सो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ कि 3 प्लांट्स टॉल आए और एक आया डिवार। और ये तो हो गया फिनोटिपिक रेशियो। जब जीनोटिपिक रेशियो हम लिखना है, जीनोटिपिक रेशियो में हम लिखते हैं 1:2:1। जीनोटिपिक रेशियो में वी राइट 1:2:1, मतलब टॉल, उसके बाद ये 1 वाले कैपिटल टी हियर, कैपिटल टी स्मॉल टी हियर, स्मॉल टी। दैट मींस बाय जीनोटिपिक रेशियो
it can simply be assumed that heterozygous वाले ज्यादा आगे as compared to the homozygous dominant and homozygous recessive. इस वाले क्रॉस को कहा जाता है बेटा, इस वाले क्रॉस को कहा जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस. लेकिन मैं आपको अब समझाऊंगा असल में ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है, ठीक है, या असल में कैसे किया जाता है ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ये तो आसान है, 3:1 लिखना, ये तो बहुत आसान है, 10th के बच्चे को भी पता है. देखो बेटा मेंडल ने कैसे काम किया. एक प्लांट मेंडल ने लिया जिगर, जिस प्लांट का नाम था टॉल, इस प्लांट को क्रॉस किया दूसरे प्लांट के साथ जिस प्लांट का नाम था डिवार्फ. अब समझो मेंडल ने सेल्फिंग से सिलेक्ट किया है प्योर लाइन और यहां से भी सिलेक्ट किया है प्योर लाइन. ये तो डिवार्फ वाला ऑलरेडी प्योर लाइन होगा, ठीक है. अब इसके ऊपर भी फ्लावर है, इसके ऊपर भी फ्लावर है, ठीक है बेटा. अब बात यह है बेटा, इस प्लांट का पोलन ग्रेन इस प्लांट पे डालना है, पॉलिनेशन करना है. नाउ सी हाउ केयरफुली दिस क्रॉस इज डन. मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो आसान है, कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी के साथ. बट आप समझो बेटा, एक प्लांट है, ये वाला प्लांट टॉल है, इस प्लांट को क्रॉस करना है डिवार्फ के साथ, ठीक है. इस प्लांट का पोलन इस पे डालना है, बट एट द सेम टाइम इस प्लांट के ऊपर पहले कोई अनवांटेड पोलन नहीं बैठना चाहिए. तो कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा? वो प्रोटेक्ट किया जाएगा बेटा बैगिंग से. इट इज केस नंबर 1. दूसरा, इस प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, तो एंथर्स को पहले ही रिमूव करना है. दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड एज इमैस्कुलेशन. इतना आसान नहीं है बेटा, जैसा आप समझते हो कैपिटल टी स्मॉल टी तो आया कैपिटल टी स्मॉल टी. इतना आसान नहीं है. इस प्लांट से पोलन ग्रेन उठाना है, ठीक है. पोलन ग्रेन जब इस जिस प्लांट पे डालना है, सबसे पहले उसका एंथर को रिमूव करना है. दैट इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन, क्योंकि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होना चाहिए. उसके बाद इसके ऊपर जितने भी, मैंने तो एक फ्लावर दिखाया, बैगिंग करना है, इसको कवर करना है ताकि कोई भी अनवांटेड पोलन इसके ऊपर नहीं आए. हमें इस प्लांट का पोलन चाहिए, ठीक है बेटा. जब इस प्लांट का पोलन इस पे आ गया तो क्या हो जाएगा? पॉलिनेशन हो जाएगा. पॉलिनेशन आई विल राइट हियर. अब आ जाओ बेटा जिगर मेरा यूनिट 1 में. पॉलिनेशन इज फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन. Fertilization is followed by post-fertilization events, embryo and endosperm formation. But ultimately there is fruit and seed formation. Ultimately यहाँ जो जिस प्लांट पे हमने पोलन डाला, जहां पे फ्लावर था, अब वहां एक फ्रूट बना, और जिस फ्रूट का नाम है पी प्लांट का जो फ्रूट होता है, इसका नाम है बेटा लिग्यूम, और इसका नाम है जिगर मेरा पॉड, ठीक है. या तो इसको लिग्यूम कहा जाएगा या तो इसको पॉड कहा जाएगा. अब इस पॉड के अंदर क्या है बेटा? सीड्स. आई रिपीट, इस पॉड के अंदर क्या है मेरे बच्चों? सीड्स, ठीक है. अब हो गया. अब ऐसा तो नहीं है कि टॉल प्लांट को क्रॉस किया डिवार्फ के साथ, वहां से टॉल प्लांट निकला कहां से तो पता नहीं है ना बच्चों को, ना तो बुक्स ने लिखा है. जब ये फ्रूट निकाला मेंडल ने, लेट इट बी, आप समझो इस प्लांट पे 2 लिग्यूम्स थे, मतलब 2 फ्रूट्स थे, और 2 फ्रूट्स में आप समझो टोटल में 10 सीड्स थे. कितने सीड्स थे बेटा? 10 सीड्स. इन 10 सीड्स को लगाया ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. दैट मींस इन 2 प्लांट्स के फर्टिलाइजेशन जो बेटा फ्रूट निकला, इस फ्रूट के अंदर से सीड्स निकाले और इन सीड्स को जमीन में डाला, और उसके बाद देखा बेटा इन सीड से जितने भी प्लांट्स निकले वो सब के सब प्लांट क्या थे बेटा? टॉल. वो सारे प्लांट्स थे टॉल, और इन्हीं प्लांट्स को मेंडल ने नाम रखा बेटा F1 जनरेशन. क्या नाम रखा बेटा इसने? F1 जनरेशन. एंड रिमेंबर ऑलवेज F1 के प्लांट्स क्या थे बेटा? F1 के प्लांट्स सारे के सारे टॉल थे. जब F1 के प्लांट्स टॉल थे, मेंडल ने क्या कहा? जब टॉल प्लांट को डिवार्फ के साथ क्रॉस किया तो F1 वाला प्लांट आया टॉल, मगर ये टॉल वाला कौन सा था? कैपिटल टी स्मॉल टी. नो डाउट इस प्लांट में टॉल का भी अलील था, डिवार्फ का भी अलील था, मगर चूंकि टॉल वाला अलील डोमिनेंट था ओवर द डिवार्फ, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस. मेंडल ने इसी को नाम दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस. एक्चुअली दे वर प्रपोज्ड बाय कॉरेंस. इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस. मेंडल का एक लॉ हमने खत्म किया. लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब है इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, नो डाउट एक प्लांट में दोनों अलील्स है,
टॉल का भी एलील है, डिवार्फ का भी एलील है, बट इन दीज टू एलील्स ओनली वन ऑफ द एबल टू एक्सप्रेस, जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा हेटेरोजाइगस कंडीशन में उसको कहा जाएगा डोमिनेंट, विच इज रिटन बाय कैपिटल लेटर। जो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा उसको कहा जाएगा रिसेसिव, एंड इट इज रिटन बाय स्मॉल केस लेटर। ठीक है बेटा, तो बात आ गई बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी। F1 प्लांट्स क्या आ गए सारे टॉल, लेकिन F1 प्लांट वाले टॉल, इसको मैं रब करूंगा बेटा 100% प्लांट्स फिर से टॉल आ गए, मगर इस टॉल और उस टॉल में ये फर्क है कि ये वाला हाइब्रिड है हेटेरोजाइगस, ये वाला है होमोजाइगस डोमिनेंट। इस केस में बेटा हमने यहां से पोलन उठाया, इस पे डाला। अगर इसका रिवर्स करेंगे बेटा, इस प्लांट से पोलन उठाएंगे, इस पे डालेंगे, मतलब डिवार्फ से पोलन उठाओ और टाल पे आप डालो। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल क्रॉस। आगे फिर से मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां पे आपको समझना पड़ेगा रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है। अगर आपने इस प्लांट से पोलन उठाया, इस प्लांट पे डाला, के सेकंड में आप इसका उल्टा करोगे। आप बताओ, डिवार्फ प्लांट से पोलन उठाओ, टाल पे डालो, और उस क्रॉस को कहा जाएगा रेसिप्रोकल क्रॉस। और फिर भी F1 के रिजल्ट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर रेसिप्रोकल क्रॉस भी मेंडल ने किया तो F1 के रिजल्ट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद बेटा F1 प्लांट को जब क्रॉस किया, अब मेंडल के पास जितने प्लांट्स थे वो सारे के सारे टॉल थे। अब इस टॉल प्लांट की फ्लावर्स जो है, फॉर एग्जांपल ये एक टॉल प्लांट है F1 वाला टॉल, जिसका जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब इस प्लांट को इसी के साथ पॉलिनेट करना है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन करना है, नो क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको आपने कहा बेटा सेल्फिंग। यही तो हमने लिखा ना उधर, F1 प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको एरो करके हमने दिखाया सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब है कैपिटल टी स्मॉल टी वाले प्लांट को सेल्फ पॉलिनेशन कराना। अब दूसरे प्लांट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगेन अनवांटेड पोलन को आने से बचाना है, इट कैन बी डन बाय द फिनोमिनन ऑफ बैगिंग। फ्लावर्स को कवर करके रखना है ताकि कोई अनवांटेड पोलन इसके ऊपर लैंड ना हो जाए। तो मेरे बच्चों, जब एक मेंडल ने क्या किया, इस हेटेरोजाइगस F1 वाले प्लांट में सेल्फिंग की, एक प्लांट निकला, एक प्लांट आप समझ लिया, और उस एक प्लांट में क्या हो गया, लेट इट बी कि इसको इस प्लांट से 12 सीड्स निकले, 12 सीड्स। और जब 12 सीड्स को इसने सो किया, या लेट इट बी इसने 15 सीड्स इसको मिले इस प्लांट से। जब इसमें फर्टिलाइजेशन हो गया, सब कुछ बंद हो गया बेटा, अल्टीमेटली फ्रूट एंड सीड बना। उसके बाद इन 15 सीड्स को जमीन में लगाया। जब इन 15 सीड्स को जमीन में लगाया, ऐसे बुक पे नहीं लिखा है बेटा, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब 15 सीड्स को जमीन में इसने लगाया तो उसमें क्या निकला बेटा, 75% प्लांट्स थे टॉल और 25% प्लांट्स आ गए डिवार्फ। 75% आ गए टॉल, 25 आ गए डिवार्फ। इसीलिए मेंडल ने रेशियो लिखा 3:1। इसीलिए मेंडल ने क्या लिखा बेटा, रेशियो 3:1। वही तो मैंने आपको बताया था कि टोटल 929 प्लांट्स थे। आउट ऑफ दीज 929 प्लांट्स 705 वे टॉल, 224 वे डिवार्फ। तो इसका रेशियो बन जाता है 3:1। आई होप आपको क्लियर हो गया कितना डिफिकल्ट का मेंडल ने किया। अदरवाइज वैसे जो जैसे बुक्स पे लिखा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, वैसे किसी को समझाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो हम बेटा अब डिस्कस करेंगे। आप सीधे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे टॉल पी प्लांट। अब आसान, हम इसको शॉर्ट में करेंगे। यहां से डिवार्फ पी प्लांट, ये एक ही टाइप ऑफ गमीट बनाएगा 2n के हिसाब से, ये एक टाइप ऑफ गमीट बनाएगा। जब दो गमीट्स फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, तो F1 प्लांट बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। F1 पी प्लांट की क्या करेंगे बेटा, सेल्फिंग करेंगे। जब इस प्लांट की सेल्फिंग करेंगे तो क्या होगा, एक पुनेट स्क्वायर बन जाएगा। ये पुनेट स्क्वायर हम ऐसे बनाते हैं। इस पुनेट स्क्वायर में लेफ्ट वाला वर्टिकल साइड फीमेल दिखाते हैं। इस प्लांट को क्रॉस करना है इसी प्लांट के जीनोटाइप के साथ, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये वाला प्लांट आया टॉल, ये वाला प्लांट आया टॉल, ये वाला प्लांट आया टॉल, और ये वाला प्लांट आया डिवार्फ। ठीक है,
ये हो गया पुनेट स्क्वायर हमारा। और उसके बाद लिखेंगे फिनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू 3:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू 1:2:1। मेरे बच्चों आप याद रखना, एंड नो डाउट F1 प्लांट में, F1 जनरेशन में कोई डिवार प्लांट नहीं आया, इवन इफ द जीन वाज देयर और एलील वाज देयर, लेकिन डिवार प्लांट नहीं आया। और F2 जनरेशन में फिर से डिवार प्लांट वापस आ गया, ठीक है। F2 जनरेशन में फिर से डिवार प्लांट वापस आ गया। दिस इज इन कंट्रास्ट टू द थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग होता है बेटा मिक्सिंग, कंक्लूजन में आपको बताऊंगा, ब्लेंडिंग होता है मिक्सिंग। In this case F1, no doubt there is capital T and small t, but the two alleles maintain their identity. They do not mix with each other. They do not mix with each other. प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट था बेटा, प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट था कि कैरेक्टर्स मिक्स हो जाते हैं, लेकिन यहां कैरेक्टर्स मिक्स नहीं हो जाते हैं। Had it been the case that the two alleles of a gene mix, तो उसकी वजह से क्या होता, F2 जनरेशन जो हमारे पास ये है, तो इसमें डिवार प्लांट कभी भी वापस नहीं आता। सो ये बात आ गई बेटा किसकी, ये हो गया हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हम कंक्लूजन लेंगे, ठीक है। नाउ लेट अस हैव सम कंक्लूजंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट conclusions from monohybrid cross। conclusion from monohybrid cross, conclusion number 1, मेंडल का जो कंसेप्ट था पहला जो है, it is called as law of unit factor। it is called as law of unit factor, ठीक है। फैक्टर आपको पता है, फैक्टर का मतलब है जीन। लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर का मन, मेंडल का जो कंसेप्ट था कि हर किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है एक फैक्टर, ठीक है। लेकिन उस फैक्टर के कितने थे, देयर वेर 2 एलील्स। As far as this law of unit factor is concerned, it states that each character, as far as this law of unit factor is concerned, it states that each character is controlled by, हर कोई कैरेक्टर जो है it is controlled by, each character is controlled by one gene, और मैं लिखूंगा बेटा मेंडल का टर्म, one gene और factor, और we can say or a pair of factors called alleles। तभी तो मैंने कहा था बच्चों एलील और जीन में कोई डिफरेंस नहीं है। देखो मैंने क्या लिखा इधर, हर किसी कैरेक्टर, मेंडल का कॉन्सेप्ट था लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर। लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर का मानना है हर किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है एक जीन। फॉर एग्जांपल पी प्लांट में हाइट इज कंट्रोल्ड बाय जीन जिसके 2 एलील्स हैं, ठीक है। अच्छा, फ्लावर कलर इट इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन, फ्लावर पोजीशन इट इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन। मतलब वो जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करता है बेटा एक जीन। क्या ये सच है? नहीं बेटा ये सच नहीं है। पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट में हमें पता चला कि लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर की कुछ एक्सेप्शंस हैं। पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट में हमें पता चला कि लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर की कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। क्या एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन नंबर 1, इट इज कॉल्ड एज पीलियोट्रॉपी, and exception number 1, it is called as polygenic inheritance। I repeat, exception number 1 is pleiotropy and exception number 7, it is polygenic inheritance। I repeat, law of unit factor का मानना है हर किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है एक जीन, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन से पीलियोट्रॉपी एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। व्हाट इज पीलियोट्रॉपी आगे अलग से पढ़ना है, लेकिन यहां पता होना चाहिए। Pleiotropy is one gene when one gene controls, जब एक जीन कंट्रोल करता है मोर देन वन कैरेक्टर, जब वन जीन कंट्रोल्स मोर देन वन कैरेक्टर। ये तो बेटा बात ऐसी आ गई कि एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, विच इज इन टोटली इन कंट्रास्ट विद द लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर। लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर का मानना है एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, ठीक है। लेकिन पीलियोट्रॉपी का मतलब है एक जीन कंट्रोल करता है मल्टीपल कैरेक्टर्स को। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज पीलियोट्रॉपी। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इसका उल्टा बताओ। व्हाट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? अब तो आपको समझ आएगा। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब है व्हेन मेनी जीन्स कंट्रोल ए सिंगल कैरेक्टर, व्हेन मेनी जीन्स कंट्रोल ए सिंगल कैरेक्टर, जब बहुत सारे जीन्स एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, वी कॉल इट एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो हम लिख रहे हैं फॉर एग्जांपल जीन 1
gene 2, gene 3, all the three genes control a single character. This phenomenon is called as polygenic inheritance. So pleiotropy, one gene controls more than one character. Polygenic inheritance, many genes control a single character. ये तो हो गया बेटा पहला कंक्लूजन और पहला लॉ मेंडल का, जिसको हमने कहा लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर. उसके बाद सेकंड कंक्लूजन. Now, as far as conclusion number second is concerned, it is called as law of segregation. This phenomenon is called as law of segregation. इसको एक और नाम है बेटा, इसको कहा जाता है law of purity of gametes. It is called as law of purity of gametes. I repeat, the second law is called law of segregation. And this law is also called as law of purity of gametes. ठीक है. Now, what is this law of segregation? It is very easy. मैंने आपको समझाया था. अगर आपको याद होगा बेटा, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये इस क्रोमोसोम की दूसरी कॉपी है. We call it as homologous chromosome. डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम्स जो होते हैं, दे आर इन पेयर्स, जैसे फिंगर्स पे हम मैंने समझाया. ठीक है. अब ये क्रोमोसोम है, ये इसका पेयर है. अब इस क्रोमोसोम की जिस पोजीशन पे जीन होता है, उस पोजीशन का नाम है लोकस. आपको टर्मिनोलॉजी में याद होगा. फॉर एग्जांपल, यहां दिस इज द पोजीशन ऑफ कैपिटल टी. ठीक है. अब स्मॉल टी दूसरे क्रोमोसोम पे होगा, बट एट द सेम पोजीशन. ठीक है. The capital T, small t are the two alleles of the same gene, but they are present at same position but on the homologous chromosome. ठीक है बेटा. तो क्या होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का ये मानना है, आई विल राइट हियर कैपिटल T स्मॉल t. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का ये मानना है, गमीट फॉर्मेशन जब इसमें होगा, द टू एलील्स ऑफ ए जीन, ये जो है कैपिटल T स्मॉल t, दीज आर टू एलील्स ऑफ द सेम जीन. और जीन वो कैरेक्टर कौन सा है? बोथ दीज alleles control stem height. The two alleles of a gene segregate from each other. The two alleles of a gene segregate from each other. Or in turn, I should say, the two chromosomes, the two homologous chromosomes segregate from each other at the time of gametogenesis. ठीक है. At the time of gametogenesis, the two alleles of a gene segregate from each other, so that each gamete receives only one copy of the gene. या तो एक गमीट होगा जिसमें कैपिटल टी होगा, दूसरा गमीट होगा जिसमें स्मॉल टी होगा. कोई भी ऐसा गमीट नहीं होगा जिसमें कैपिटल टी भी होगा, स्मॉल टी भी होगा, क्योंकि गमीट्स तो मेरे बच्चे पता है आपको, गमीट्स क्या होते हैं बेटा? हैप्लॉइड. सो दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का क्या मतलब है? द टू एलील्स ऑफ ए जीन सेग्रीगेट. ये जो आप टी और स्मॉल टी को अलग अलग कर रहे हो, एक्चुअली इट इज गमीटोजेनेसिस. यू आर सेग्रीगेटिंग, यू आर सेपरेटिंग द टू एलील्स ऑफ ए जीन, same gene, or you are separating or segregating the two chromosomes of the two homologous chromosomes, so that एक गमीट होगा जिसमें ये क्रोमोसोम जाएगा, दूसरा गमीट होगा जिसमें ये क्रोमोसोम जाएगा. That means either the gamete contains capital T or the gamete contains small t. कोई गमीट ऐसा नहीं होगा जिसमें कैपिटल T और स्मॉल t होगा. That is the reason it is called as law of purity of gametes. इसीलिए इसको कहा जाता है बेटा law of purity of gametes. That means gametes are always pure. Law of purity of gametes states that gametes जो है they are always pure. Always pure का मतलब है either they contain capital T or they contain small t. ठीक है बेटा. अब ये वाला जो law of segregation है, sometimes it is called as universal law of Mendel. इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ मेंडल कहा जाता है, मगर मेरे बच्चों आप इसका भी एक एक्सेप्शन याद रखना. हाँ, क्या एक्सेप्शन है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाइज टू, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है इट अप्लाइज टू ओनली डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म. ये जो लॉ है ये सिर्फ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म पे के ऊपर अप्लाई होता है, विच फॉर्म हैप्लॉइड गमीट्स, which form haploid gametes. ये जो लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, it applies only to the diploid organisms
which form haploid gametes at the time of gamete formation. ठीक है बेटा. सो ये बात आ गई किसकी, ये बात आ गई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की. इसके बाद बेटा हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस. नाउ द थर्ड कंक्लूजन इज लॉ ऑफ डोमिनेंस. लॉ ऑफ डोमिनेंस आसान है. थर्ड वाला जो कंक्लूजन है, दिस थर्ड कंक्लूजन इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस. तो मेरे बच्चों आप याद रखो लॉ ऑफ डोमिनेंस का क्या मतलब है. लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स दैट in heterozygous condition, in heterozygous condition, only one of the allele is able to express. Only one of the two allele is able to express. दोनों में से एक ही एलील एक्सप्रेस हो जाएगा. जो एलील एक्सप्रेस हो जाएगा उसको कहा जाएगा डोमिनेंट, और जो एलील एक्सप्रेस हो जाएगा उसको कहा जाएगा रिसेसिव. ये तो मैंने आपको बेटा उसमें भी समझाया है टर्मिनोलॉजी में. ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस. फॉर एग्जांपल एक प्लांट था जिसका जीनोटाइप था कैपिटल टी. ये टॉल था, इसको क्रॉस किया डिवार्फ के साथ जिसका जीनोटाइप स्मॉल टी. इनका जो ऑफस्प्रिंग था इसमें दोनों एलील्स प्रेजेंट थे, जिसमें टॉल का भी एलील था, इसमें डिवार्फ का भी एलील था. मगर मेरे बच्चों इन दिस केस आई रिपीट, इन दिस केस नो डाउट टॉल का भी एलील है, डिवार्फ का भी एलील है, लेकिन ये टॉल का एलील एक्सप्रेस फिनोटिपिकली दिस प्लांट विल बी टॉल. दैट मींस डिवार्फ का जो एलील है वो फिनोटिपिकली एक्सप्रेस नहीं होता है. जो एलील फिनोटिपिकली एक्सप्रेस हो जाएगा उसको कहा जाएगा बेटा डोमिनेंट. जो एक्सप्रेस नहीं हो जाएगा इसको कहा जाएगा बेटा रिसेसिव. सो दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस. लॉ ऑफ डोमिनेंस states that in heterozygous condition only one of the allele is able to express. क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस की कोई एक्सेप्शन है? लॉ ऑफ डोमिनेंस हैज टू एक्सेप्शंस. लॉ ऑफ डोमिनेंस की दो एक्सेप्शंस है. वन एक्सेप्शन it is called as incomplete dominance. It is called as incomplete dominance, and second one it is called as codominance. ठीक है. one it is called incomplete dominance and another one is called codominance. क्या होता है बेटा incomplete और codominance? एंड बहुत सारे बच्चों को इनमें कंफ्यूजन है इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस क्या है. एक प्लांट है, इसके ऊपर रेड फ्लावर्स है, इसको क्रॉस किया जिगर मेरा, इसको क्रॉस किया दूसरे प्लांट के साथ जिसका कलर था वाइट. एक प्लांट को जिसके ऊपर रेड फ्लावर्स, इसको क्रॉस किया दूसरे प्लांट के साथ वाइट फ्लावर वाले के साथ. जब इनको क्रॉस किया तो क्या हो जाएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस के हिसाब से. कंप्लीट डोमिनेंस के हिसाब से या तो रेड आएगा या एक प्लांट आएगा, या तो उसके ऊपर रेड फ्लावर या तो उसके ऊपर व्हाइट फ्लावर. नहीं, F1 वाली जो जनरेशन आ गई, F1 जनरेशन के ऊपर जितने प्लांट्स थे वो सारे पिंक कलर के फ्लावर्स थे. दैट मींस रेड और व्हाइट ने एक इंटरमीडिएट कलर बनाया, दैट इज कॉल्ड पिंक. Now this phenomenon is called incomplete dominance. Incomplete dominance है, it is a phenomenon in which F1 जो है, F1 is an intermediate. ना तो इससे रिजेंबल करेगा ना तो इससे रिजेंबल करेगा. Neither it resembles red nor it resembles white. It is an intermediate color. The intermediate condition is called as incomplete dominance. तो codominance क्या है? Codominance का मतलब है equally dominant. Codominance का मतलब है equally dominant. मतलब फॉर एग्जाम्पल एक कैटल है जिसका कोट कलर है ब्लैक, और दूसरा जो कैटल है जिसके साथ क्रॉस किया इसका कोट कलर है व्हाइट. आई रिपीट, एक कैटल है जिसका कोट कलर है ब्लैक, इसको क्रॉस किया दूसरे कैटल के साथ जिसका कोट कलर है व्हाइट. इनकम्प्लीट डोमिनेंस के हिसाब से कलर होना चाहिए ग्रे जो इंटरमीडिएट है. नहीं, इन कोडोमिनेंस जो F1 वाला है इसके ऊपर ब्लैक और व्हाइट पैच है. Now, this presence of black and white patch designates that this black and white color, it is equally dominant. दोनों का सिट रंग बराबर है. जब F1 जनरेशन में दोनों एक्सप्रेस हो जाएंगे, दोनों पेरेंट्स, it is called as codominant. जब कोई एक्सप्रेस नहीं हो जाएगा,
it is called as incomplete dominance. So with this, I have finished with the law of unit factor along with the exception, law of segregation along with the exception, law of dominance along with the exception. और इनकम्प्लीट और को डोमिनेंस अलग से हमें पढ़ना है बेटा, इसलिए इंशाल्लाह विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस की, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंक्लूजन्स फ्रॉम द डाई हाइब्रिड क्रॉस. उसके बाद बात करेंगे बेटा डाईहाइब्रिड क्रॉस की, और लेटर ऑन विल डिस्कस द डाईहाइब्रिड क्रॉस. बेटा थोड़ा सा रिवाइज अगर आपको कराऊंगा, क्या चीज पता चला आपको इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस से? इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस से आपको पता चला या कंक्लूजन जो हमें मिला कि एक ऑर्गेनिज्म जो होगा डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, उसमें हर किसी कैरेक्टर के दो एलील्स है, और वो दो एलील्स जो है दे आर प्रेजेंट एट टू होमोलॉग सेम लोकस बट ऑन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम्स. ठीक है, और वो एलील्स क्या हो सकते हैं? द टू एलील्स कैन बी ईदर होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव और हेटेरोजाइगस. और जब दो पेरेंट्स को क्रॉस कराते हैं, उनसे जो नई जनरेशन निकलती है, उस जनरेशन का नाम है हाइब्रिड, और हाइब्रिड में ही प्रेजेंट होता है हेटेरोजाइगस. उसके बाद एक ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जो होता है, आई रिपीट इन पॉइंट नंबर 2, एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म दो एलील्स कहां से रिसीव करता है? वन एलील एक पेरेंट से, दूसरा एलील दूसरे पेरेंट से. आई रिपीट, एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म अपने दो एलील्स या इनफैक्ट अपने दो क्रोमोसोम कहां से रिसीव करता है? एक पेरेंट से, दूसरा दूसरे पेरेंट से. पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 3, जो एलील्स है F1 जनरेशन में ये ब्लेंड नहीं होते हैं. ब्लेंडिंग का मतलब है बेटा मिक्सिंग. फॉर एग्जाम्पल F1 जनरेशन में आया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका मतलब नहीं है कि स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ मिक्स हो गया, नहीं. अगर had it been the case of blending, I repeat, had it been the case of blending, तो F2 जनरेशन में कभी भी टॉल प्लांट नहीं आता. So factors do not blend in the F1 and they retain their individuality. वो अपनी इंडिविजुअलिटी को क्या करते हैं? रिटेन करते हैं. उसके बाद जब गमीट्स बनते हैं, एक गमीट में एक जीन का एक ही एलील होगा. That is the reason we called it as a law of purity of gametes, law of segregation or purity of gametes. Gametes are pure का मतलब है एक गमीट में हमेशा एक ही एलील होगा. उसके बाद नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है, द टू एलील्स ऑफ ए पेयर ऑकर विद इक्वल फ्रीक्वेंसी इन द मेल एंड फीमेल गमीट्स. जो दो एलील्स है एक जीन को, वो इक्वल फ्रीक्वेंसी में मिल जाते हैं, जो क्रॉसेस में मैंने आपको दिखाया. ठीक है, एंड मेल और फीमेल गमीट फ्यूज होते हैं during fertilization and they will give rise to the zygote and diploid condition is restored. Diploid condition zygote में बेटा restore होती है. These are the few important conclusions which we draw regarding this law of unit factor. Law of unit factor से हमें ये चीज पता चला, ये सारे conclusions. I hope inshallah next lecture में we'll discuss the dihybrid cross.